सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने बच्चों दो तरह के सॉलिड बताए थे, क्रिस्टलाइन और अमorphous। क्रिस्टलाइन में बताया था अगर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे सॉलिड बनता है उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें हमने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में बेटा रेगुलर अरेंज थे तो क्रिस्टलाइन था, अगर रैंडम अरेंज थे इररेगुलर तो बेटा क्या था, अमorphous था। क्रिस्टलाइन के टाइप्स कल हमने पढ़ लिए थे, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, मॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलर में भी तीन टाइप पढ़ लिए थे, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अपना जो ये पूरा चैप्टर है ये बेटा सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में है, अमorphous सॉलिड से रिलेटेड हमने और कुछ नहीं पढ़ना। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स की पैकिंग कैसे होती है, एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज रहते हैं। तो बेटा एटम, आयंस या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं स्पेस लैटिस। लैटिस का मतलब ही क्या होता है, किसी सॉलिड की लैटिस मतलब उस सॉलिड के अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है, कितने क्लोज अरेंज है एक दूसरे के साथ, वो लैटिस ही होती है। तो इसका मतलब स्पेस लैटिस को मुझे डिफाइन करना हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो मैं क्या लिखूंगा, स्पेस लैटिस है बेटा द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशनल, 3D में बेटा। तो स्पेस का मतलब है 3D। तो हम अगर 3D में उसकी स्टडी करते हैं, एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस पे देखते हैं कि एटम की अरेंजमेंट कैसी है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसको उसकी स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो स्पेस लैटिस का मतलब है बेटा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। और ये सारे क्या थे तीनों, इनको हमने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी वर्ड यूज कर सकते हो इनकी जगह, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D, 3 डायमेंशन। तो कैसे होती है वो अरेंजमेंट, अब वही आपको बता रहा हूं बना के। देखो बेटा जैसे मान लो ये है भाई, अच्छा एक चीज बताता हूं, जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम किसी भी एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल को स्फीयर की फॉर्म में दिखाते हैं भी स्ट्रक्चर में। ये स्फीयर एक एटम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ये आयन को भी कर सकता है या मॉलिक्यूल को भी। तो स्फीयर की फॉर्म में हम किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल को दिखाते हैं। और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम डॉट से दिखाते हैं। तो ये है बेटा एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्फीयर की फॉर्म से। और ये बीच में उसके क्या होता है, उसका न्यूक्लियस। तो जब हम इसको क्रिस्टल के अंदर दिखाएंगे तो इसका सेंटर वाला ही हिस्सा हम शो करेंगे, ये वाला जो पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। तो स्ट्रक्चर में हम यही शो करेंगे, वो ऑब्वियस है उसके अराउंड पूरा एटम है भाई। तो देखो कैसे, जैसे बेटा मुझे किसी सॉलिड की स्ट्रक्चर बनानी है तो मान लो रेगुलर अरेंजमेंट कैसे होगी, जैसे मैं इस एटम को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो एक पॉइंट है बेटा ये, एक है ये, तो देखो रेगुलर अरेंज है बेटा, इरेगुलर अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में। तो एक तो लाइन होगी बेटा ये। अब जो दूसरी लाइन है, अब देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जो भी है उनकी पैकिंग क्लोज होती है, सॉलिड में बिल्कुल पास पास होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है लिक्विड या गैस के कंपैरेटिवली। तो बिल्कुल पास पास कैसे पैक होंगे, जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन में एटम यहां होगा बीच में, तभी तो बिल्कुल क्लोज आएगा। तो ये वाली जो दूसरी लाइन बनाते हैं, फर्स्ट वाले लाइंस के एटम्स के बीच में बनाते हैं दूसरे एटम्स। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन फर्स्ट वाली जैसी, सेम। और जो फोर्थ लाइन है वो सेकंड जैसी, तो बिल्कुल इससे है। तो इस तरह बेटा
वो जो पार्टिकल्स हैं, एटम आयन या मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज रहते हैं सॉलिड में और बिल्कुल क्लोज क्लोज होते हैं। तो ये मैंने स्पेस लैटिस बनाया है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो इस तरह अरेंज रहते हैं बेटा। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो ये एक पॉइंट है इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, और एक लैटिस पॉइंट एक एटम आयन या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस पॉइंट इज लैटिस पॉइंट। तो एक लैटिस पॉइंट एक एटम को बताता है। और ये जो सभी एटम्स को मैंने रेगुलर अरेंज किया है, इन सभी एटम्स को की रेगुलर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। और 3D में इसको दिखाऊंगा, देखो कैसे। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखो, इसमें एक वर्ड और यूज करते हैं, यूनिट सेल। अब ये क्या होता है, अब इसमें आपको समझाता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। देखो भाई, अगर मैं इसमें एक यूनिट सेल बनाना चाहूं इस अरेंजमेंट में, तो बेटा ऐसे बन सकता है, ध्यान देना बेटा। जैसे मैंने 4 एटम्स को तो ऐसे मिला दिया, इन 4 एटम्स को ऐसे मिला दिया, और ये बेटा आपस में भी मिले हो सकते हैं। बन गया बेटा, एक क्यूब बन गया। सपोज करो ये सारी साइड बराबर है, ऐसे अरेंजमेंट है, ये तीनों सारी साइड इक्वल है, तो बेटा एक ऐसा क्यूब बन जाता है। तो इसको आप मान सकते हो ये एक ब्रिक की तरह है। ईंट होती है ना, जैसे दीवार है बेटा, एक दीवार के अंदर बहुत सारी ब्रिक्स होती है, ईंटें होती हैं जो बार बार रिपीट होकर पूरी दीवार को बना देती है। ऐसे ही सॉलिड की लैटिस में ऐसी अरेंजमेंट होती है, जैसे क्यूब है, क्यूबिक अरेंजमेंट होती है जो बार बार रिपीट होकर उस पूरे सॉलिड को बनाएंगी। और ऐसी एक अरेंजमेंट को मैं यूनिट सेल बोलता हूं। तो एक तरह से सॉलिड के अंदर एक यूनिट सेल ऐसा दिखता है, और यही बार बार रिपीट होके, जैसे एक दीवार के अंदर ब्रिक्स होते हैं, ईंट होती है जो बार बार रिपीट होकर पूरी दीवार को बना देती है, ऐसा ही एक सॉलिड के अंदर ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने यूनिट सेल बोला है, ये बार बार रिपीट होगा और पूरे सॉलिड को फॉर्म करेगा या पूरी क्रिस्पी लैटिस को फॉर्म करेगा। तो कैसे बार बार रिपीट होगा, जैसे यहां दिखा सकते हो, जैसे बन गया ना एक और। तो देखो एक तो ये है, इस एंगल से देखने की कोशिश करना, एक ये उसके साथ दूसरा रिपीट ही हो गया, तो हो रहे ना इक्वल रिपीट, और ये बेटा एक एक रिपीट हो गए पूरे सॉलिड को बनाएंगे। तो यूनिट सेल को डिफाइन कैसे करूंगा, द रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल which form its entire lattice। एक क्रिस्टल के अंदर वो रिपीटिंग यूनिट जो पूरे क्रिस्टल में होती है और उस पूरे क्रिस्टल को बना देती है, दैट इज यूनिट सेल। तो द रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल विच फॉर्म इट्स एंटायर लैटिस, इसकी पूरी लैटिस को जो बना रही है, लैटिस मतलब पूरा सॉलिड की स्ट्रक्चर। और ये रिपीटिंग है, देखो एक ये थी, दूसरी है, ऐसे रिपीट हो गए, तीसरी भी बना सकते हो, जैसे इन पॉइंट्स है, ये मैंने जोड़ दिया, ये ऐसे, बन गई तीसरी भी। तो देखो भाई 1 2 3 ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे एक दीवार के अंदर बहुत सारी बेटा ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ऐसे क्रिस्टल के अंदर ये छोटी छोटी यूनिट होती हैं और ये रिपीट हो गए पूरे क्रिस्टल को बना देती है, और उस एक यूनिट को बोलते हैं यूनिट सेल। तो दिस इज वन यूनिट सेल, सेकंड, थर्ड, ऐसे बहुत सारे होते हैं सेम। तो यूनिट सेल को एक्चुअली में आप कैसे दिखाते हो, इसका मतलब ये ऐसे है बेटा, एक क्यूब की तरह दिखा सकते हो। कहने का मतलब ये ऐसे होता है बेटा, इस तरह से होता है एक यूनिट सेल, दिस इज यूनिट सेल। बेटा वो हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए क्यूब लिया है, वो कई तरह के होते हैं, वो आगे टॉपिक्स में करेंगे। अभी जो हमने क्रिस्टल पढ़ने हैं, आपके जो सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड गिवन है, वो क्यूबिक यूनिट सेल वाले हैं। हालांकि और भी टाइप होते हैं, लेकिन क्यूबिक वाले आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने क्यूबिक से स्टार्ट किया है। बाकी डिफरेंट टाइप्स हम एक टेबल में पढ़ेंगे, वो बाद का टॉपिक है।
तो देखो बेटा, ये यूनिट सेल अगर क्यूबिक है, क्यूब जैसा है, तो क्यूब की खास बात क्या होती है? जैसे मान लो बेटा, ये है ए साइड, ये है बी साइड, ये है सी साइड, ए बी सी। तो क्यूब की खास बात होती है, क्यूब में तीनों साइड इक्वल होती है। तो अगर ये सेल क्यूबिक टाइप का है तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये तीनों इक्वल है भाई, हालांकि ड्रॉ करने में छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन एक्चुअल में इक्वल है भाई। तो ये ए बी सी इक्वल होंगे बेटा। और एक चीज और, जो ए और बी है इसके बीच में एंगल होता है बेटा अल्फा। ए और बी के बीच में एंगल होता है बेटा अल्फा। बी और सी के बीच में होता है बेटा बीटा, ये वाला। और एक बच गया बेटा, तो बी और सी के बीच में बेटा बीटा, और सी और ए के बीच में होता है बेटा गामा। अब सी और ए के बीच में, जैसे ये ए है ये सी है, तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये दिस इज गामा। तो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो क्यूबिक यूनिट सेल है तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे, और तीनों बेटा 90 डिग्री के भी इक्वल होंगे। तो ये बेटा पैरामीटर्स होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के। दोबारा बता रहा हूं, अगर यूनिट सेल क्यूब जैसा दिखेगा तो उसमें खास बात क्या होगी, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, तीनों साइड ए बी सी इक्वल होंगी। ए और बी के बीच में एंगल होता है अल्फा, बी और सी के बीच में होता है बीटा, और ए और सी के बीच में होता है गामा। ये एंगल भी तीनों इक्वल होंगे, और वो कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री के। तो क्यूबिक यूनिट सेल बेटा ऐसा दिखता है। और यही अपना टॉपिक है आज का। ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो क्लियर हुआ टॉपिक का बेस क्या है। स्पेस लैटिस क्या होती है बच्चों, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स है उनको रेगुलर अरेंज करके दिखाना 3D में। 3D मतलब तीनों एक्सिस दिखा दिए ना, जैसे x y z तीनों एक्सिस की फॉर्म में दिखा देना, दैट इज 3 डायमेंशनल। तो स्पेस लैटिस ये होती है। और उस स्पेस लैटिस में एक ऐसा यूनिट जो बार बार रिपीट हो गए पूरे सेल, उसको क्रिस्टल को बना रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल। और यूनिट सेल दिखने में कैसा होता है, ये जैसे मैंने 3 बनाए भी है ऐसा होता है। और उसका नाम रखते हैं, जो आपके सिलेबस में जितने भी क्रिस्टल है वो क्यूबिक यूनिट सेल वाले हैं। और क्यूबिक यूनिट सेल के पैरामीटर्स बेटा ये होते हैं। तो क्लियर है अभी तक टॉपिक? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है। फिर इसके टाइप स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, अभी जो मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो पूरा टॉपिक है ये इमेजिनरी है। आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा कि एटम्स ऐसे अरेंज होंगे उस यूनिट सेल में। तो बेटा ध्यान से 100% कंसंट्रेशन के साथ चीजें इमेजिन करनी है, तभी ये वाला टॉपिक आपको समझ आएगा। अगर बीच में थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन कम की या इमेजिनेशन नहीं की, इधर उधर डाइवर्ट हो गए तो समझ नहीं आना। तो अपनी 100% कंसंट्रेशन बेटा बोर्ड पे लगाओ। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, बेटा साइंटिस्ट ने बताया कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके मेन 2 टाइप होते हैं बेटा। एक को बोला प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा टाइप बोला बच्चों नॉन प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान देना किस बेस पे बोला बेटा, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव वर्ड को हम अगर इसकी सेंस ले, ओल्ड पुराना या सिंपल सा, उसको बोलते हैं प्रीमिटिव। और नॉन प्रीमिटिव एडवांस, उसमें काफी सारे चेंजेस लाए। जैसे मैं रेफरेंस देता हूं, जैसे हम एक घर बनाते हैं बेटा। अब घर में एक तो सिंपल सा घर, कैसे दीवार खड़ी कर दी और कुछ नहीं किया हमने, कोई इंटीरियर नहीं किया, तो वो एक सिंपल सा घर बोला जाएगा। एक मैंने बेटा दीवारें खड़ी की, अंदर बेटा पीओपी किया और भी बहुत सारे इंटीरियर किया, तो उसको मैं सिंपल लिखूंगा। फिर मैं उसको एडवांस कैटेगरी बोलता हूं, जो आजकल हम घर बनाते हैं। इसका मतलब यूनिट सेल प्रीमिटिव का मतलब, इसमें एक एग्जांपल है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। और नॉन प्रीमिटिव या एडवांस में, इसमें बच्चों 3 टाइप है। अब तीनों टाइप बता रहा हूं, नाम लिख देता हूं, समझाऊंगा बाद में। एक को बोलते हैं बेटा एफसीसी, बताऊंगा क्या फुल फॉर्म होती है।
ए को बोलते हैं बेटा बीसीसी और बच्चों ए को बोलते हैं ईसीसी। इनका मतलब बाद में बताएंगे जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये 4 यूनिट सेल में ही पढ़ने हैं आपको। प्रीमिटिव में तो सिर्फ एक पढ़ना है, सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रीमिटिव में 3 पढ़ने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भी न्यूमेरिकल के लिए, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। अब देखो क्या होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सिंपल के बारे में जानते हैं। अब ध्यान देना भी बच्चों, देखो अब क्यूब तो कैसा हुआ, ये बनाया था मैंने, देखो मान लो बेटा ये क्यूब बना दिया हमने। अब इसके अंदर जो एटम्स हैं, अगर वो यूनिट सेल क्यूबिक सिंपल वाला है, सिंपल यूनिट सेल है, तो सिर्फ आपके एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे भी उस क्यूब के। कहां पे होंगे बेटा? कॉर्नर्स पे। और एक क्यूब के कॉर्नर कौन कौन से हैं? एक तो ये कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं बेटा। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो यहां पे अरेंजमेंट क्या होगी यूनिट सेल में? एटम्स की सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम होगा बेटा। जैसे मैं एक यहां बना रहा हूं, एक मैंने यहां बनाया, एक यहां बच्चों, तो हर कोने पे एक एटम होगा। एक तो बेटा हो गए एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पता कैसे सोचो? अब देखो इमेजिन करना है, जिस रूम में बैठ के अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो उस रूम को ध्यान से देखो। 8 कॉर्नर्स हैं भाई, देखो जहां बैठ के पढ़ रहे हो, देखो चारों तरफ घुमाओ आंखें। जैसे मैं इस रूम में आपको पढ़ा रहा हूं, एक कॉर्नर ये है, एक दूसरा यहां पे है, तीसरा चौथा, सामने है एक ऊपर, एक नीचे है। तो 4 तो ये थे, 2 वो 6 और 2 उधर है बेटा। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो उस रूम में नजर घुमाओ एक बार, तो 8 कॉर्नर्स आपको दिखेंगे, है 8 कॉर्नर्स। और इस जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, इमेजिन करो यही आपका यूनिट सेल है। 8 एटम्स है 8 कॉर्नर पे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 8 है। बट आपको पता है एक सॉलिड के अंदर ऐसे ऐसे तो हजारों यूनिट सेल होते हैं। जैसे एक दीवार के अंदर जो ईंट होती है वो एक थोड़ी होती है, हजारों ईंटें होती हैं और वो बार बार रिपीट होती हैं। ऐसे जो पूरा सॉलिड होगा उसमें एक यूनिट सेल तो होगा नहीं, ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर पूरे सॉलिड को बनाता है। तो एक बात बताओ, अगर ये बार बार रिपीट होगा तो जो यूनिट सेल एक यहाँ है, एक इसके कहाँ आएगा? साइड में, एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। इमेजिन करो जैसे एक बेटा एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट हैं। तो आप दूर से देखते हो ना उस बिल्डिंग को, जैसे गुड़गांव साइड जाना या दिल्ली जाना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं बेटा। तो उस बिल्डिंग के एक फ्लैट को देखना, बीच में इतना सा दिखेगा दूर से, और आप क्या देखोगे? इस फ्लैट के इधर भी एक फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे पीछे भी हो सकते हो फ्लैट्स। इसका मतलब वो पूरी बिल्डिंग तो है सॉलिड, और उसमें जो एक फ्लैट है जो बार बार रिपीट होता है, बहुत सारे फ्लैट होते हैं क्योंकि उसमें, उस एक फ्लैट को आप यूनिट सेल मान सकते हो। तो मान लो आपकी बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारे कमरे हैं भाई, एक कमरे को मैंने एक यूनिट सेल माना था, और उस बिल्डिंग में ऐसे बहुत सारे कमरे हैं। तो जो एटम इस कॉर्नर पे होगा वो एक्चुअल में ऐसे होगा, दिखने में स्फेरिकल होता है। तो बेटा उसके अगर मैं 8 पार्ट्स कर दूं ऐसे, तो ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना सा हिस्सा उस एटम का, जो 8वां हिस्सा भी बोल सकते हो, वही हिस्सा सिर्फ इसके अंदर आएगा। बाकी जो 7 हिस्से हैं वो बाहर रहेंगे। आप अपने रूम में भी सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, अपने रूम के कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर पे ध्यान दो, अपने रूम का जो कॉर्नर है जहां बैठे उस पे ध्यान दो। अगर वहां पे मैं एक बॉल रख दूं, स्फेरिकल बॉल स्फेरिकल है, तो उस बॉल को बिल्कुल उस सेंटर में रखूं, तो ऐसे ऐसे 8 कमरे होंगे इस रूम के टच में। 8 कैसे होंगे? इमेजिन करना है सारा। जैसे ये रूम है बेटा, एक इसके साइड में रूम होगा, तो एक ये, एक इसके साइड में रूम,
दो उसके साइड में 4। तो बेटा एक फ्लोर पे 4 रूम इकट्ठे एक कॉर्नर के साथ जुड़ सकते हैं। एक कोना 4 रूम को जोड़ता है अगर साइड में उसके रूम बने हो। तो 4 रूम तो इस फ्लोर के, 4 रूम इसके टॉप फ्लोर के, मतलब इसके ऊपर वाले फ्लोर के। तो इसका मतलब एक कोना 8 रूम के टच में आता है। और अगर उस कोने पे कोई एक एटम है तो इस रूम में कितना हिस्सा आएगा उस एटम का? 1/8। तो वही मैंने लिखा है, अगर पूरा एटम इतना है तो उसके 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिर्फ इतना सा हिस्सा इसके टच में आएगा, बाकी जो 7 हिस्से हैं वो साइड में रह जाएंगे। तो सिर्फ इतना सा हिस्सा आता है इस रूम में, बाकी सारे साइड वाले रूम्स में जाएंगे उस बॉल पे। तो ऐसे ही जो एक एटम होता है अगर वो बेटा कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 हिस्सा ही इस सेल के अंदर आएगा, जो उसके 7 हिस्से हैं वो बेटा साइड वाले सेल में चले जाएंगे। तो इमेजिन करना है सिर्फ, बड़ा आसान है। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में इमेजिन करो, एक कॉर्नर को ध्यान से देखो और ये सोचो जिस कमरे में आप बैठे हो उसके साइड में भी कमरे बने हैं, उसके ऊपर भी कमरे बने हैं। तो एक कोना 4 कमरों के टच में आता है नीचे और 4 ऊपर वालों के, वो जो कॉर्नर है। तो टोटल एक कॉर्नर 8 रूम के टच में आ सकता है। तो बेटा एक अगर वहां पे एक एटम है बीच में तो 8 रूम के टच में आएगा, तो एक रूम के लिए कितना हिस्सा आएगा उस एटम का? 1/8। तो इसलिए मैंने क्या लिखा बेटा? 1/8 लिखा। इसका मतलब सभी 1/8 आएंगे, 1/8 1/8। हाँ जी बेटा, हमने क्या इमेजिन किया है, जो ये वाला जो लैटिस सॉरी यूनिट सेल है ये बिल्कुल उस सॉलिड के सेंटर में है। इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह यूनिट सेल है। हमने ये इमेजिन करके आपको बताया। हमने इनका ये बिल्कुल टॉप वाला है, नहीं सेंटर वाले से इमेजिन करके चल रहे हैं, क्योंकि 99.9% तो सेंटर में होंगे, 0.1% ऊपर नीचे हो सकते हैं सॉलिड में, बाकी सारे तो बीच में ही होते हैं। तो उसके लिए हमने स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो कितना हिस्सा है बेटा? 1/8। तो एक बात बताओ, एक सेंटर अगर 1/8 हिस्सा रखता है तो कितने कॉर्नर्स हैं? एक कॉर्नर पे 1/8 है तो 8 कॉर्नर है। तो क्या लिखोगे? एक कॉर्नर पे हिस्सा था 1/8 और टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। तो कितना आंसर आया आपका? 1। तो आप बोलते थे 8 लेकिन आंसर आया 1। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना लोगे? सिंपल यूनिट सेल के केस में बेटा 1 क्यों लोगे? क्योंकि एक कॉर्नर पे हिस्सा पूरा 1 नहीं होता, 7 हिस्से तो साइड में चले जाते हैं। सिर्फ 1/8 हिस्सा जो 1/8 है पार्ट, वो ही इसके हिस्से में आता है। तो एक कॉर्नर पे बेटा 1/8 है तो टोटल 8 कॉर्नर है, 1/8 into 8, तो टोटल कितना है बच्चों? 1 आया। इसलिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम कितना मान के चलते हैं? 1। और मैंने बना के तो दिखा दिया, एक के 8 हिस्से हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हिस्सा सिर्फ इस रूम में आएगा, इस यूनिट सेल में आएगा, बाकी जो 7 हिस्से हैं वो साइड वालों में चले जाएंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा? 1/8 लिखा है। तो क्लियर हुआ बेटा? सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 क्यों आया? क्योंकि एक कॉर्नर पे 1/8, टोटल कॉर्नर 8 हैं, तो 1/8 into 8 1। तो क्लियर है बच्चों? किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, ये बात क्लियर होनी जरूरी है, तभी आगे का टॉपिक समझ आएगा। तो देखो बेटा, सिंपल यूनिट सेल तो ये था भाई, जिसमें सिर्फ एटम की अरेंजमेंट कहां थी? कॉर्नर्स पे थी। और नंबर ऑफ एटम अगर एक यूनिट सेल में हमने देखा तो लास्ट में वैल्यू 1 आई, क्योंकि एक कॉर्नर पे तो 1/8 हिस्सा था और टोटल 8 कॉर्नर थे। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की भी। क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो, क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें 3 टाइप है बच्चों, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। अब अपना माइक ऑफ कर ले बेटा सभी बच्चे। अब सबसे पहले बात करते हैं एफसीसी की, फिर ये पढ़ेंगे भाई। तो देखो एफसीसी की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइप की बात करते हैं बेटा, जिसकी फुल फॉर्म बता देता हूं एफसीसी की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो F फॉर फेस, C फॉर सेंटर्ड और क्यूबिक यूनिट सेल को C से कर दिया, C फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं FCC। अब देखो अरेंजमेंट देखो कैसी होगी, इनसे बेटा एक क्यूब बनाते हैं।
फिर से बेटा क्यूब बनाते हैं। मान लो ये आपका यूनिट सेल क्यूबिक। अब एटम की अरेंजमेंट बेटा कॉर्नर्स पे तो फिर से ऐसे ही होगी भी, कॉर्नर्स पे तो अब की बार भी होंगे, ये तो हमेशा होते हैं। हर यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे जरूर मिलेंगे बेटा, जैसे सिंपल में भी कॉर्नर्स पे थे। अब की बार एक्स्ट्रा कहां पे है, तो नाम है नॉन प्रिमिटिव, कहना मतलब थोड़ा सा एडवांस है, तो कॉर्नर के अलावा भी कहीं इंटीरियर पे होंगे भाई। तो यहां पे नाम से ही पता लग रहा है बेटा, फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर पे। अब फेस क्या होता है, फेस होता है बेटा ये, जैसे रूम है, रूम में फेस क्या होती है, उसकी एक दीवार, जैसे बेटा एक दीवार ये है, एक फेस, एक इसके सामने दीवार होगी, दो फेस, एक इधर वाली तीन, एक इधर चार, एक छत को भी एक फेस मान सकते हैं, रूफ को पांच, और एक ग्राउंड फ्लोर छह, तो छह फेस होते हैं। जैसे यहां भी है बेटा, एक फेस ये, एक सामने वाला, दो, एक नीचे, तीन, एक ऊपर, चार, एक ये जो पीछे वाला था, पांच, और एक ये आगे वाला। आप जिस रूम में बैठ के अभी देख रहे हो बेटा, उस रूम में आप देख सकते हो छह फेस बनते हैं, छत, ये ग्राउंड, दो और चार दीवारें हैं आमने सामने, टोटल छह फेस होते हैं बेटा एक यूनिट सेल में। तो अब की बार उन फेस के सेंटर पे भी एटम है बेटा, ये अलग आया बेटा, उन फेस के कहा है, सेंटर पे भी, क्योंकि नाम क्या है, फेस सेंटर्ड। तो एक तो इसका सेंटर ये, एक सामने वाला, दो इधर वाला फेस, तीन पीछे वाला फेस बेटा, चार ऊपर वाला, पांच, और सबसे नीचे जो ग्राउंड है छह। तो ऐसे होंगे। अब देखो मैं बोर्ड पे तो 2D में ही हम डायग्राम बनाते हैं मेनली, तो इसको इमेजिन करके समझो कि एक दीवार ये है इसके सेंटर पे, एक इसके सामने दीवार है उसके सेंटर पे, दो एक साइड वाली दीवार है उसके सेंटर पे, तीन एक इस साइड दीवार है उसके सेंटर पे, चार एक ग्राउंड के सेंटर पे, पांच और एक रूफ के सेंटर पे, छह। तो छह फेस के सेंटर पे एक एटम एक्स्ट्रा और है, कॉर्नर के साथ अब की बार फेस के सेंटर पे भी है बेटा। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने कितने आएंगे, तो देखो इसको थोड़ा सा यहां पे दिखा सकते हैं इस वाले फेस में। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आएंगे, पर यूनिट सेल। एक बात बताओ, ऐसे ही अब की बार होगा इस क्रिस्टल के अंदर ऐसे ऐसे हजारों यूनिट सेल होंगे, तो कॉर्नर पे कितना हिस्सा था बेटा, 1/8। तो फिर से कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर पे 1/8 है, तो 8 कॉर्नर्स पे क्या होगा, 1। अब साथ में कहां पे है, फेस के सेंटर पे। अब इमेजिन करना भी ध्यान से, मान लो इस रूम का फेस ये है बेटा, ये दीवार है इस रूम का फेस, तो इस दीवार के सेंटर पे अगर यहाँ पे एटम है, तो कितने रूम इसको शेयर करेंगे, एक तो ये खुद और एक इसके जस्ट साइड वाला। कहने का मतलब है अगर कोई एटम यहाँ होता है तो उसको एक तो ये वाला यूनिट सेल शेयर करता है और एक इस जस्ट साइड वाला, सिर्फ दो ही शेयर करते हैं। कहने का मतलब मान लो ये एटम है पूरा, तो इसके दो हिस्से कर लो, इधर वाला हिस्सा तो आ गया आपके यूनिट सेल में, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो आ गया इसमें, और ये वाला साइड वाले में। तो आपके पास कितना हिस्सा है, 1/2। इसका मतलब फेस सेंटर पे कितना होता है उसका पार्ट, 1/2 होता है। दोबारा बता रहा हूं, अगर इस फेस के सेंटर में कोई एटम है तो इस स्फीयर का हाफ पार्ट तो इसके अंदर है, हाफ साइड वाले में। तो मान लो ये है, तो ये वाला हिस्सा तो आ गया इसके अंदर और ये खाली हिस्सा इधर आ गया, तो कितना हुआ बेटा, 1/2। तो टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 फेस है। तो एक पे अगर 1/2 होगा तो बेटा टोटल 6 पे कितना होगा, सोल्व कर लो, 3। तो इसका मतलब कॉर्नर की वजह से तो आया बेटा 1 और फेस सेंटर की वजह से टोटल एटम आए 3। तो टोटल कितने हो गए, 4। इसका मतलब आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको एफसीसी भी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने मानते हैं, 4 मानते हैं। तो ये ध्यान दें। तो बेटा सिंपल यूनिट सेल में तो कितना आया था, 1 आया था, लेकिन एफसीसी में कितना आया, 4। और उसका रीजन